जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं हम। मेरे ख्याल से 7 या 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए, चलो जो भी हो पता चल जाएगा। ये मेरे ख्याल से 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, मतलब इत्मीनान के साथ धैर्य के साथ बैठे रहिए और आप जो है यहाँ पर चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनते रहो, सारी चीज़ें अभी हाथों हाथ याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर पहला कह रखा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा। अब देखिए महाप्राण की यदि हम बात करें तो जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वो होता है ना व्यंजन, वही महाप्राण कहलाता है। यानी कै ख कै सॉरी ख छ और ठ, ये जो है महाप्राण है। कोई सा भी वर्ग हो उसका दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हमें बताना है, तो भैया शिखा तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। जो सोना होता है इसका पर्यायवाची शब्द होगा जात रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताओ। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति और प्लस आशा, ठीक है। प्रत्युक्ति शब्द में संधि बताओ कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूँ तो प्रत्युक्ति शब्द में संधि है आपकी यण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या रखा है, इसमें कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, तो भैया कैमरा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। बाकी पायल प्लेट तलवार नहीं, पायल गिर गई, प्लेट गिर गई, तलवार आ गई, तो ये सब स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन 6 का ए हो जाएगा। 7वां कह रहा तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गई। अरे क्या हो गई भैया, बेहोश होगी, लेकिन बेहोश को हम क्या कहेंगे, अचेतन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 में क्या रखा है यहाँ पर कि पसीने से युक्त वाक्य के लिए क्या शब्द होगा। मतलब जो पसीने से युक्त हो उसके लिए क्या शब्द आएगा, तो स्वेदित आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम में आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। देखो रै व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति होती है बार बार वही वर्ण आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ, 10 में क्या रखा है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जो याचना है इसका बहुवचन होगा याचना का, याचना ही होता है। आप याचनाएं पाचनाएं कर दें तो वो गलत है, याचना का याचना ही होता है बहुवचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है। ये जो पंकज है, जो जलज है, ये जो है आपके योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब जो किन्हीं दो के मेल से बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 में क्या रखा, भलाई में प्रत्यय बताओ। तो जो भलाई शब्द में प्रत्यय होगा आई। और क्वेश्चन नंबर 13 में कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। तो कृत्रिम जो विलोम है वो ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक का विलोम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है, अपने को संकट में डालना के अर्थ का सही मुहावरा कौन सा होगा। तो इसका जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब यही है अपने आप को संकट में डालना, ठीक है। कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी। क्वेश्चन नंबर 15, रात भर जागना शब्द के लिए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। मतलब ये जो दे रखा रात भर, भर भर में भय के बारे में बताना है। भय क्या है, भय भैया काल क्रिया, कालवाचक क्रिया है, ठीक है। भर कालवाचक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे यानी जिससे काल का यानी क्रिया का पता चले। हमें हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास पहचाने, यानी ये जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो भैया अव्ययीभाव समास है। यानी जिस समास का कोई भी दोनों पद प्रधान हो या कह सकते हैं आगे उपसर्ग हो यथाशक्ति, तो इसमें अव्ययीभाव समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं, के लिए किस कारक का प्रसर्ग है। मतलब कारक होते हैं हमारे पास 8 और 8 कारक में संप्रदान के लिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन किसका, ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। के लिए विभक्ति चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, बारात
बारात का तत्सम रूप क्या होगा? ये जो बारात है इसका तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बर यात्रा। जो लड़का होता है उसको बर बोलते हैं, यात्रा। प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? यानी प्राड मुख का संधि विच्छेद है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रखा है कि ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए, ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही योग्यता बताओ। ठीक है, तो ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब ठीक ठाक न्याय कर दिया, ठीक है नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए 21 में क्या रखा है, वो निम्न में से तद्भव शब्द बताओ। तो मतलब हमें बताना कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब एक तद्भव होगा और बाकी जो होंगे 3 शब्द वो कैसे होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी आंख तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। निम्न में से बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताओ। तो मतलब कौन सा गलत है लिखा हुआ। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक, ये सी गलत है लिखा हुआ। मध्यम पुरुष का उदाहरण बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा तुम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा, सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? ठीक है, सीता ने कहा था, यह वाक्य भैया ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल में है, यानी बात खत्म हो गई, यानी सीता ने कहा था। आगे कह दिया क्वेश्चन नंबर 25 में सो सयाने एक मत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धिमानों के लिए ऑप्शन नंबर डी विचार एक से होते हैं। देखो 6 मिनट में हिंदी खत्म और अब देखो इंग्लिश की बारी आ गई। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें पंक्चुएशन का सही प्रयोग हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो दिए गए वाक्यों में 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यानी पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट हिज नेम वाज, यही है। ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेंड मी लेटर दिस एड्रेस। यानी ये जो लेटर्स है इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग कौन से वाले का होगा, तो लेटर के बाद टू आती है प्रीपोजिशन, यानी सेंड मी लेटर टू दिस एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब इसमें हमें सही वर्तनी बतानी है किसकी स्पेलिंग ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी FIELD फील्ड वर्ड खेत या क्षेत्र होता है, इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी गलत है लिखी हुई। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द बताना। ये जो वर्ड दिया है ना क्वेरल, इसका हमें उल्टा यानी विलोम बताना। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 29 में जो क्वेरल है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है निर्दयनीय या क्योर या क्रूर। तो इसका क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। काइंड माने क्या होता है, दयालु होता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्या रखा है कि राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये जो वर्ड दिया है ना इसका उल्टा शब्द हमें लिखना अगली। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 में जो कह रहा है, जो अगली वर्ड है इसका अर्थ होता है कुरूप यानी भद्दा या बदसूरत, और ब्यूटीफुल माने क्या होता है, सुंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी दोज हाउस आर HOUSE, यानी दोज हाउस यह घर, आर माने है किसका। तो देखिए दोज के साथ कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो दोज के साथ माइन का। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या रखा है इन्होंने कि भैया चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यानी हमें एक शब्द बताना है, ए प्लेस हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। यानी क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रखा है इन्होंने, किसी धर्म में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो किसी धर्म में विश्वास ना करता हो तो नास्तिक ही तो कहेंगे।
और नास्तिक को क्या कहते हैं, अथिस्ट। और अथिस्ट की यदि मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने क्या रखा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी दिस डॉग, यह कुत्ता इज माने है, ठीक है ना, चेसिंग डॉट डॉट वॉन मास्टर, ठीक है, यानी चेस का मास्टर है यह कुत्ता। अब हमें यहाँ खाली जगह पर क्या भरना है, इस चीज को हमें देखना है। तो देखिए इट्स ओन मास्टर, यानी यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स ट्रम्पी। ये जो ट्रम्प दे रखा है ट्रम्पी, यानी इसका जो है हमें करेक्ट अर्थ बताना है क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है विजय। और यदि मैं बात करूं तो इसके साथ साथ जो विक्ट्री है इसका भी अर्थ होता है विजय, दोनों का अर्थ विजय, मतलब एक दूसरे के सिनोनियम है। इसी तरह से हमसे जो है ना 35वें क्वेश्चन में कह रखा कि ये जो है ना प्रोपेगेट, ठीक है ना, प्रोपागेट, इसका हमें अर्थ बताना, जो इसका अर्थ है वो ही इनमें से किसी एक का, मतलब सिनोनियम ही हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो प्रोगेट है इसका अर्थ होता है आपका प्रचार करना या फैलाना, और वैसे ही होता है जो एडवर्सिटी है ना, एडवर्साइज, इसका भी अर्थ यही होता है प्रचार करना या फैलाना। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करूँ, इसमें कह रखा है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इंडीड द वाज लेट अगेन, ठीक है। तो हमें इसमें इंटरजेक्शन बताना क्वेश्चन नंबर 36 में, तो मैंने आपसे बता दिया इसका जो शुरू में रखा हुआ होता है वो ही होता है आंसर, इंटरजेक्शन। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, ए काउ इज टू ए काल्फ एज गोट इज टू, यानी एक गाय के बछड़े को हम काफ कहते हैं, वैसे ही बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे, इसमें ये बताना हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किड, किड माने बच्चा, जैसे पपाया कुत्ते के बच्चों के में लंबूट के, ठीक है। ठीक है, यानी गाय के बच्चे को काल्फ कहते हैं, उसी प्रकार बकरी के बच्चे को किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में क्या रखा है, चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड, यानी ये जो नाइफ है ना, KNIF नाइफ, इसका हमें बहुवचन बताना कि बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइवेज, ठीक है। अगर किसी वर्ड के अंदर में FE होता है ना अंत में लगा हुआ और उसका बहुवचन बनाते हैं तो FE को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यानी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अगर हमें क्वेश्चन कर रखा है निगेटिव तो हम आंसर देंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव कर रखा तो निगेटिव। इन्होंने आंसर कह रखा ही डज नॉट मेक ए नॉइज, यानी वह शोर नहीं मचाता, यानी यहाँ निगेटिव दे रखा है तो हमें इसका जो है क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ही डज ही, यानी ए ऑप्शन। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 के। 40 में कह रखा है चूज द मैनिफल वर्ड फ्रॉम द गिवन जपलेट, मतलब ये जो शब्द है इससे मिलकर कौन सा बनेगा, तो WOEPR, यही इसमें रखें ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं, देख कर बनाना होता है उसमें, मतलब जो ABCD इसमें वही उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह दिया है कि नाउन ऑफ द सुटेड गिवन सेंटेंस, यानी इसमें हमें नाउन बताना है, देयर वाटर पुट डालदा ऑन द टवल, TABL, टवेल कहते हैं, टूवेल कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें नाउन बताना क्वेश्चन नंबर 41 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कैन बाई। चलिए ठीक है, गिवन सेंटेंस दस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दस, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो एक टेंस दिया है, उस टेंस के बारे में बताने के लिए रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, यानी गेट होम एट वंस योर मदर विल बी वाइडरिंग वेयर यू आर, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है ये कौन से काल का है ये हमें पता
करना है क्वेश्चन नंबर 42 की। तो भैया देखो यहाँ पर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि देखो ये दिया है इसमें इन्होंने ये बिल, हम जानते हैं बिल और सेल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं हम 43 की। 43 में क्या रखा है इसने कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब टू मेक द गिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये जो वाक्य दे रखा अधूरा है इसे पूरा करना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमें वर्ब रखनी है। देखिए सीना किसी का नाम है, लड़की है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए गो में ई एस लग गया, गोज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या रखा, चूज द करेक्ट वर्ब। यानी हमें इसमें करेक्ट वर्ब देखिए THERE क्या हो गया, थ्री हो गया, अरे नहीं, देयर, THERE देयर, देयर ओनली ए फ्यू पीपल एट द मीटिंग। यानी मीटिंग में कुछ कम ही लोग शामिल थे। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। तो भैया दे के साथ बहुवचन की वर्ब आती है, यानी बर। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 में ये कह रखा है चूज द करेक्ट वर्ब। यानी वी मुंबई इन अगस्त 2016। मतलब मैं मुंबई गया था अगस्त 2016 में। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो यह बात हो रही है कि कौन सी वर्ब भरी जाएगी। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर ये विजिट यानी घूमने गया था, ठीक है ना, विजिट के लिए, तो विजिट यानी थर्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन द टू फिल इन द ब्लैंक। यानी ही हैज बोथ ए न्यू क्या, ए न्यू ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, तो 46 की यदि मैं बात करूं तो देखिए पेयर का अर्थ होता है जोड़ा यानी युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी शॉर्ट्स का जोड़ा खरीदा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रखा है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब हमें ईडियम बताना है। ये जो दिया है ना टू थ्रो फूड वाटर ऑन, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हतोत्साहित करना। अब हतोत्साहित करना इसी का ठीक मिलता जुलता कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है टू डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से हमें सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए हम जानते हैं ये है वाश द वेजिटेबल्स प्रॉपरली विद वाटर, यानी सब्जियों की पूरी तरह से पानी से धो दो। तो इसमें क्या कह दिया है, इसमें किसी से आदेश दे दिया है, और आदेश किसे दे दिया, तुम्हें, यानी यू इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूं चूज द फेमेनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स। यानी हमें स्त्रीलिंग बताना फॉक्स का। फॉक्स माने जो लोमड़ी है, तो लोमड़ी तो हम चाहे मेल हो या फीमेल हो एक ही तरह से कहते हैं, तो इसका हमें जो है ना वो बताना स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि मैं बात करूं तो इसका डी ऑप्शन यानी वैक्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ठीक है, यानी ये जो दिया है ना ये मेटाफर किसका एग्जाम्पल है, ये हमें करेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 यदि मैं बात करूं तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया था, या किसी की विशेषता को दर्शाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ही वाज ए लॉयन इन द फाइट। देखिए इंग्लिश का सेशन भी समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे जीके की धड़ाधड़। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है। देखिए चांदी सबसे कम सक्रिय होती है, बाकी ये सक्रिय हैं ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 52 में इसने कह रखा है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन ये भारत से सीमा लगाते हैं, लेकिन श्रीलंका भारत से सीमा नहीं लगाता है, ये जलीय देश है। ठीक है, स्थलीय सीमा साझा करने वाले वो देश हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रखा है इसने कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या काम के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में। ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद, इसे कांच या सुहाग नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में इन्होंने कह रखा है कि जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, अरे ऊर्जा संरक्षण का नियम के नाम से जानते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम को। एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS, एड्स जो होता है, जो रोग होता है, उसका पूरा नाम पूछ लिया हमसे यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करें तो ये कह रखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है। मतलब कौन से विटामिन में कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। तो जो विटामिन B12 है ना, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस पर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 57 में। तो ये थी भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कर दिया भाई सब्सक्राइब? लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर देना भाई जरूर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान है? तो हमें बताना है कि लड़ाकू विमान कौन सा है। तो जो तेजस है ना, ये हमारा लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 58 की हमने बात की, तेजस एक लड़ाकू विमान है। और यदि हम बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी विमान भी यही है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात कर रहे हैं। 59 में कह रखा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन स्मारक है? तो सबसे प्राचीन स्मारक जो है वो है आपका अजंता की गुफाएं। ठीक है ना। आगे बात करना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 60 में इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। आपको याद होगी ट्रिक ईंट पर नाच। आगे कह रहे हैं बादल अधिकतर बने होते हैं। मतलब अधिकतर जो बादल बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये आपके होते हैं जल की बूंदों के बने होते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक है आपके पतंजलि, है ना। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है यानी पुराने नोटों का चलन बंद करना। ठीक है ना, यही आपका विमुद्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो भैया इट्स वेरी सिंपल, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में इन्होंने कह रखा है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है। तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है ना, यानी वायरस। फुट एंड माउथ यानी पैर में और मुंह में, जो मुंह पका खुरपका रोग होता है ना, उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रखा है एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? सामान्य दूरी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। ठीक है, और वर्तमान में ये जो है 140 को पार कर गई है करोड़ में। मतलब अब जनसंख्या के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है जनसंख्या का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी आबादी इस समय भारत में। क्वेश्चन नंबर 68, बगदाद किस नदी के किनारे पर बसा है। मतलब बगदाद किस नदी के तट पर बसा है ये बताना होगा क्वेश्चन नंबर 68 में। तो भैया टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर बसा हुआ है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो है भैया टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टे पदार्थों वाला, यानी टार्टरिक अम्ल। विजयनगर वंश का गौरव नष्ट करने वाली राक्षसी यानी राक्षसी तांगड़ी का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तो राक्षसी
तगड़े की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी भैया आपकी 1565 में। याद रखना, राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, भारतीय राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, मतलब जो फैलता है, संक्रामक रोग की हम बात कर रहे हैं। तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी माता, यानी चिकन पॉक्स। ये जो है संक्रामक रोग है। ठीक है, अच्छा भाई चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कह रखा कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो भैया कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। ठीक है, प्रसिद्ध था, महान भी था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो कौन सा गवर्नर जनरल था भैया? 74 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विलियम बेंटिंक था, राजा राम मोहन राय की मदद से हुआ था, उनके प्रयासों से। मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित खेती का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भैया एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। देखो 26 में हमने 3 पोर्शन खत्म कर दिए 26 मिनट में। हिंदी हो गई और जीके हो गया और इंग्लिश हो गई। अब थोड़ा टाइम हमें लगेगा क्योंकि अब हल करने वाली चीज़ें आ गई हैं। अब हम मैथ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रखा है यदि भाजक भागफल क्रम से इतना हो तो भाज्य क्या होगा? हम जानते हैं जो हमारा भाज्य होता है ना, भाज्य यानी भाज्य, भाज्य भाज्य बराबर फार्मूला होता है क्या? यानी भाजक गुणा भागफल और भैया बाद में हम जो है जोड़ देते हैं प्लस शेषफल। तो देखो क्या करेंगे, भाजक भी इन्होंने हमें दे रखा है, भाजक 132, भागफल 29 और शेषफल ये है भैया। तो ये हो जाएगा 132 गुणा 29 और सबको जोड़ने को करने के बाद हम 12 जोड़ देंगे। बस इसे हल करो। 29 की 132 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 38 28 और प्लस इसमें मैं 12 जोड़ दूंगा तो 38 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे कह दिया हम सब हो कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, ये कह दिया 11 सही। देखो 11 सही 9/81, 11 सही 9/81। इसमें हम क्या करते हैं, 81 हम ऐसा करते हैं, यानी जो नीचे हम 81 ऐसे रहते, इसकी इसमें गुणा कर कर ये जोड़ देते हैं। 11 गुणा 81 और प्लस 9, भाई इतना कर लो आंसर आ जाएगा। 81 की मैं 11 से गुणा करके 9 जोड़ दूंगा और बाद में मैं 81 से भाग दे दूंगा, है ना, यही तो है। और फिर हमसे पूछ रहा है इसका वर्गमूल, तो इस पर मैं चढ़ा दूंगा ऐसे, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो देखो भैया 81 की मैं गुणा करूं यानी 11 ही 11, हाथ से लगा 1 और 11 88 और 1 80 9 89। ठीक है ना, यानी 11 ही 11, हाथ से लगा 1, 11 88 और 1 80 9 89 और प्लस में इसमें 9 जोड़ दूंगा और 81 है ही तो 81। देखो इसमें 9 जोड़ दूंगा तो पूरा 900 हो जाएगा, यानी 900/81 और इसके ऊपर चल गया वर्गमूल। तो 900 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 900 के वर्गमूल की यानी 30 और नीचे क्या निकलेगा इसका 9। देखो काट दो, 3 से 3 तिया 9 और 3 9 30, मतलब 10/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10/3 यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। किसी संख्या का 6/7 का भाग 20% और 20% है 78 है, वह संख्या क्या है? देखो सुनो, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे ये कह दिया कोई संख्या मान लिया संख्या हमने x है, कह दिया x का 6/7 भाग, ठीक है,
का 20%। ठीक है, लो जी 20% बराबर कितना बता दिया है, ये कह दिया 78 है। देखो क्या करेंगे, x, ठीक है ना, गुणा 6/7 गुणा 20% है तो क्या करेंगे 20/100 कर देंगे, और बराबर कितना चल गया 78। देखो 20 × 20 20 × 100। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी, हमें x का मान निकालना है तो x तो रहने दो इधर ही, ये 78 चल गया, 78 की ये जो चीज़ें हैं ना ये 5 भाग में चल जाएगा, इधर गुणा में पहुंच जाएगा 5। ठीक है, अब यदि हम बात करें 6 तो 6 चल जाएगा गुणा में, ये इधर आ जाएगा भाग में, और ये बच्चा 7 ये भी भाग में चल जाएगा, ये भी गुणा में पहुंच जाएगा। अब काट पीट कर लो, ठीक है ना, काट पीट कर लो, 6 से ऐसे काट दो, कितनी बार कटेगा 13 बार, तो 13 × 5 = 65 और 7, तो मतलब ये हो जाएगा 13 × 5 × 7। जब इन सब की गुणा करके लिखूंगा तो 455 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की मैं बात करूँ, इसमें कह रहा है 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो हमें बताना है जो 50 पैसे हैं वो 5 रुपये का कितने प्रतिशत है। देखो भैया, जो एक पैसा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं कि 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। ठीक है ना, हमसे क्या पूछ लिया है 50 पैसे। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि 5 रुपये का x% पूछ लिया है, यानी ये है 5 रुपये मतलब 500 पैसे का x%, x हमने अपनी तरफ से मान लिया, बराबर कितने हैं 50 पैसे। हम क्या करेंगे 500 गुणा x और इसके बटे में आ जाएगा 100 और बराबर 50। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो गया 5x और इधर कितना हो गया 500, 5 से काट दूंगा कितनी बार कटेगा 100 बार, तो x का मान कितना आ गया 100, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। एक सेकेंड, अरे इधर तो 50 चल रहा है ना, 500 कहाँ से कर दिया भाई, 50 चल रहा था, केवल 10 आएगा, 10 यानी 10 आंसर है हमारा। कौन से में देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 80 की। 80 में क्या रखा है इन्होंने कि एक गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग अशिक्षित है, यदि शिक्षितों की संख्या 2000 हो तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो देखो भैया, हम जानते हैं, मान लो गांव की जनसंख्या x थी, मान लो गांव की संख्या क्या थी x थी। अब वो कह रहा है कि जो जनसंख्या x थी तो उसका शिक्षित मतलब शिक्षित लोग कितने थे 5/7, तो हम कर लेंगे यानी x का 5/7 निकाल लो, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5x/7 हो गया। अब हमसे ये कह रखा है शिक्षितों की संख्या दे रखी है, मतलब टोटल में से हम अगर ये जो है अशिक्षित घटा दें, अशिक्षित कितने हैं 5x/7, तो कितना बचेगा शिक्षित बचेगा, यानी ये ना कह रखा कि शिक्षितों की संख्या कितनी है 2000 है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लूंगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7x और माइनस के 5x चले गया, इधर कितना हो गया 2000, भाग में चल गया उधर गुणा हो जाएगी, 7x में से 5x घटा दो कितना बचा 2x, इसकी गुणा उसमें हो जाएगी, यानी 2000 और गुणा 7। अब 2 से मैं काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 बार कटेगा, और 7 से गुणा कर दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7000। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी में रखा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 7000। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में क्या रखा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है, यदि एक मेज का मूल्य 400 रुपये हो तो 10 कुर्सियों पर 3 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई सुनो, हमसे क्या कह दिया, एक मेज का मूल्य 10 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये, एक मेज का मूल्य 400 रुपये, यानी एक मेज कितने की है 400 रुपये की है, और 6 मेजों का मूल्य निकाल लूँ मैंने, 6 मेज, तो 6 मेज के लिए मैं 6 से गुणा कर दूंगा, 6 चौक 24, यानी 6 मेजें कितनी होगी 2400 रुपये की होगी। वो कह दिया 6 मेजें 10 कुर्सियों के बराबर हैं, तो 3 मेजों का मूल्य निकाल लो भैया पहले तो, यानी 6 मेजें 10 कुर्सियों के बराबर है, कह दिया 3 मेजों का मूल्य है तो 3 मेज का मूल्य निकालो। 3 मेज का मूल्य कैसे निकालेंगे, अरे भाई 3 मेज निकालो, एक मेज कितने की है 400 रुपये की, तो 3 कितने की हो गई 4 × 12 1200 रुपये की होगी ना,
इसी प्रकार वो कह रहा है 10 कुर्सी 3 मेज का मूल्य बताओ। ठीक है, देखिए 6 मेजों का मूल्य कितना है, 2400 रुपये। 6 का कितना हो गया, 2400 रुपये। और वहीं यदि मैं बात करूं कि 3 मेजों का मूल्य कितना है, 3 मेजों का मूल्य 1200 रुपये। ठीक है ना, 1200 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ूंगा तो 3600 हो जाएगा। अब ये 3600 हो गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, एक सही 3/7 का इतने इतने इतने, अरे सबकी गुणा भाग कर दो और करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, ये थोड़ा बड़ा भी है और हाई भी है, समझ लो। इतने को इतने से गुणा करें, देखो 2x² ये दे रखा है, सुनो मैं लिख देता हूँ, एक बार आपको समझाता हूँ। 2x² प्लस के 7xy प्लस के 3y स्क्वायर, इस सब की गुणा हम किससे करेंगे, इस सब की गुणा 3x माइनस के 2y से करेंगे। तो देखो पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर ऐसी इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तीनों में गुणा करके जोड़ घटा गुणा भाग करके जो लिख देंगे वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, देख लेना करके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में क्या रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचेगा। मतलब उस संख्या के बारे में बताओ कि अगर मैं उस संख्या को 804 से भाग दूं तो 5 शेष बचे, और अगर 1745 दूं तो 6 शेष बचे। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी, तो उस संख्या का हमें पता निकालना। तो ये पहली बात तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, और अगर आप ऑप्शन से करना नहीं चाहते हैं कैसे करेंगे तो आप यहाँ समझ लो। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं। देखो भैया सुनो ध्यान से, जो पहली संख्या दी है ये दी है 804 और शेषफल कितना बच गया ये, तो 5 यानी 804 माइनस 5 कर दो, कितना आएगा, अरे हट जा क्यों परेशान कर रही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, जब इसको मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 799, ये आ जाएगा। दूसरी संख्या 1745 दे रखी है, यानी 1745 में इसमें कितना शेष बचा, 6। 6 जब घटा दूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1739, 1739 आ गया। अब इन दोनों का मैं से निकालूंगा, जब इनका मैं से निकालूंगा तो मुझे तो रटा हुआ है, इसका मैं से होता है क्योंकि कई बार ये सवाल मैंने क्लास में भी बच्चों को कराया। जब इसमें से मैं घटाऊंगा मैं से निकालूंगा इनका तो 47 में से आएगा, और ये 47 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में रखा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलिए। देखिए छोटे से अगर हम बड़ा करते हैं तो हम बड़ा ऊपर ही रखते हैं, यानी मीटर मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना तो यानी बड़ा यानी 18, देखो 18 बजे 5 से गुणा करते हैं, 5 छंग 30 और 18 छंग कितना हो जाएगा, 18 छंग 72। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लो 72 कौन से ऑप्शन में बैठ गया है। 18 छंग कितने होते हैं, 18 पंजे 60, 18 छंग 72, नहीं 18 छक्का 108 होते हैं भैया, 18 छक्का 108 होते हैं, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर मैं बात करूँ तो 86 में क्या रखा है इसमें कि दो संख्याओं का लैस है 36 है, मैं से 6 है, उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या, तो हम जानते हैं क्या, देखो हम जानते हैं लैस है गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो है। अब जिसके मान दे रखे हैं उनके मान रख दो। है क्या दे रखा, इन्होंने दे रखा है कि लैस से भी दिया में से भी दिया, यानी 36 गुणा 6, एक संख्या इन्होंने दे दी 12। अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है ये वाली, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, और 3 छंग 18, तो 18 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में कह रिया है कि 7/9, 10/12, 13/15 तथा 16/18 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखो इसमें अगर तुम भाग दे कर देख लोगे तो जिसका मान सबसे छोटा होगा वही छोटी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर हो जाएगा वो यानी सबसे छोटी लगभग 7/9 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में इन्होंने क्या रखा है कि क्या रखा है 4318, 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। अरे भैया इसमें क्या करना 88 में
देखो मान के चलो, ये मतलब जो है 17 से भाग दे दो इसे। ये 43 18 को 17 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा लगभग। मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर ही आएगा। अब भाग तो करनी आती होगी, 17 से भाग दे दो, जो आएगा वो ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 89। 89 में इन्होंने क्या क्या रखा है कि 12/35, 30/49 तथा 40/63 का में से ज्ञात करो। देखो जब हम में से ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का में से, नीचे वाली संख्याओं का लेस है। ध्यान रख लो, अगर तुमसे पूछे में से तो भिन्न की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं का में से और नीचे वाली संख्याओं का लेस है, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली का में से निकाल दो, नीचे वाली का लेस से निकाल दो, तो इसका लगभग बात करें तो ऊपर वाली का में से तो 2 आ जाएगा और लेस से निकाल देंगे बड़ा, तो 2 इसमें ही दे रखा है, एक ही ऑप्शन में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो छोटा है, लेस इतना छोटा होता ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर वालियों का में से निकाल दो, अरे 2 सबसे भाग चली जाएगी, इनका लेस से निकाल दो। ठीक है, आगे चलें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 95 तथा विक्रय मूल्य 97.25 है, तो वस्तु पर लाभ बताइए। मतलब अरे भाई सिंपल है, 95 रुपए की उसने बेच दी और इतने रुपए का उसे, इतने मतलब 95 रुपए की खरीदी, 97 रुपए की बेच दी, तो फिर 97 से 95 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, इतने की खरीदी थी, इतने की बेच दी, तो इसमें से इसे घटा दो, आंसर आ जाएगा। 91 में कह रखा है, एक आयताकार टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी दे रखी है, टंकी का आयतन ज्ञात करो। तो भैया टंकी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है आयतन के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होता है ना, सब दे रखी है, 7 6 3 5, 7 गुणा 6 गुणा 5, ठीक है ना, 5 छंग 30 और 3 सत्ते 21, यानी 210 आ जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे कह दिया है, किसी संख्या का 75% 15 है, तो वह संख्या बताओ। अरे किसी संख्या का यानी 75, किसी संख्या का, लो संख्या x मान ली, x का 75% की जगह 100 बराबर कितना है 15। देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये हो गया 3x/4 बराबर 15। अब देखो ये 4 इधर जाकर गुणा कर लेगा, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी ये हो गया 60, और इधर आ गया 3x, 3 से काट दो, कितनी बार बचेगा 20, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 92 हो गया, ठीक है। 93 की बात करते हैं। 93 में क्या रखा है इन्होंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 63 और 91 को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी ऑप्शन 13 7 9। देखो अगर 93 में क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से मैं से निकाल लो, मैं से निकालो, कैसे निकालते हैं, मैं चलो भाग विधि से मैं से निकाल कर दिखाता हूँ तुम्हें। 63 से हम भाग देंगे किसको, 91 को, 63 इकन 63, घटाओ कितना बचा, जब मैं इसे घटाऊंगा तो हमारा बचेगा 28, और जब मैं 28 से 63 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 28 दूनी 56, तो 2 बार जाएगा, यानी 56। कितना बचा, जब घटाऊंगा तो 7 बचेगा, और 7 से जब मैं 28 को भाग दूंगा तो 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, तो कुल मिलाकर के आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या रखा, 2250 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। लो भाई 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा है। तो भैया हम लिख लेंगे, समय को लिख लो, समय 2.5 है ना, इसे 5/2 लिख लो, अभी तो 2.5 है। हमारे पास सूत्र होता है, यानी मूलधन गुणा समय और गुणा दर और सबके बटे होता है 100। मूलधन कितना दिया है इन्होंने, ये दिया है 2250, यानी 2250। समय कितना दिया है इन्होंने, समय दिया है हमारा, अभी लिखा हमने 5/2, और दर कितनी दी है इन्होंने, दर दी है 5, और सबके बटे 100 कर दो। इसे जब मैं हल करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इससे 2 से इसे काट दो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 से इसकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25, यानी 25 गुणा 11 25,
ठीक है, और बट्टे 100, 25 घन 25, 25 चौका 100, 4 से इसे भाग दे दूंगा तो लगभग जो है, लगभग हमारा ये 281 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, देख लेना कहाँ है 281 पॉइंट, ये दे रखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। इसमें क्या रखा, 117, 134, 151, 168 बाई 185 का औसत ज्ञात करो। देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, इन्हें पांचों को जोड़कर 5 से भाग दे दो। 117, 134, 151, 168, 185 को जोड़कर 5 से भाग दे दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेना, ट्राई कर लेना। शुभम के पास 100 रुपए का नोट है, उसने अपने पुत्र को 49.50 रुपये दिए, शेष धनराशि पुत्री को दी, बताइए उसने पुत्री को। अरे भैया देखियो, 100 रुपये है, 100 रुपये में से मान लो 50 घटा दूंगा तो 50 बचे, और 0.50 और, मतलब ये है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे 100 रुपये में से इसने अपने बेटे को कितने दे दिए, 49.50 दे दिए, घटा दो, जो घटाएंगे वो ये बचेगा, और यही हमारा आंसर है। पुत्री को कितने दिए, जो बेटे को दे दिए, जो बचे वो पुत्री के बचे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कह दिया है, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 मीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 4, उसका क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र होता है भैया भुजा की घात 6, यानी 6 गुणा भुजा उसका है, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 तो ये है, भुजा कितनी है 4, और 4 का हमें करना है स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये रखा ऑप्शन नंबर डी में। 1 सेकंड तथा 1 मिनट में अनुपात बताओ। अरे भाई 1 सेकंड और 1 मिनट में अनुपात, ये हल करने का सवाल नहीं है, ये 1 सेकंड है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। लो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। 99 में क्या रखा, 99 और 100 एक साथ निपटा लेते हैं दोनों। 99 में क्या रखा है कि किसी स्कूल में 632 छात्र हैं, जिनमें से 158 छात्र बस से स्कूल जाते हैं, 18 साइकिल से जाते हैं, तो बस और स्कूल से आने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। क्या करना है इसमें 99 में, ठीक है, प्रतिशत मतलब स्कूल में कुल छात्र कितने हो गए भैया, 632 कुल छात्र हो गए, अरे हट जा, कुल छात्र हो गए 632। अब 632 के छात्रों की यदि संख्या की हम बात करें, तो इनमें से जो है 65 जा रहे हैं 158, ठीक है, तो यानी स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालो। देखो ये हो जाएगा 158 बटे 632 गुणा 100। जब मैं इसे हल करूँगा 158 से ये 4 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है, और जब मैं 4 से इसे काटूंगा तो 25 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, देखो 100 में क्या क्या रखा, कोण बी बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। बी बाई जेड का, देखो एक ही रेखा पर कोण बनना है, जो साधारण एक रेखा पर कोण बनता है, तो ये जो कोण बनता है ये बनता है हमारा 180 डिग्री का। अब इसने 70 का दे दिया एक कोण, एक दे दिया 60 का, ये बचा, अरे भैया ये हो गया 60 प्लस 70, जोड़ो कितना हो गया 130। अब 130 किस में से घटा देंगे, 180 माइनस 130, कितना बचा 50, यही हमारा आंसर है, 50 बचा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपके भले के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो बनता है यार, आप एक सब्सक्राइब कर दो, और आप अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपके सहारे कोई दूसरा भी सब्सक्राइबर कर बढ़ जाए हमारा। आप अगर किसी का भला करेंगे तो आपका भला होना निश्चित है। आप मेहनत तो लगन से लगे रहो भैया, मेहनत करते रहो, आपकी जॉब निश्चित ही लग जाएगी। हाई कोर्ट में जो भर्ती है बहुत गोल्डन चांस है, डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, और मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद। दुनिया के मेले में आकर दुनिया वाले खो गए, कौन तेरी